मेरी एज अभी 32 ईयर्स है और 7 साल के उम्र से मुझे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। ना मेरे घर पे किसी को प्रॉब्लम था, ना घर के आसपास किसी को प्रॉब्लम था, ना दोस्तों को, ना रिश्तेदारों को। पर ये प्रॉब्लम मुझे ही क्यों हुआ? घर वाले बोलते थे कि एज के साथ तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट हुआ इसका उल्टा। मेरी स्पीच प्रॉब्लम एज के साथ ज़्यादा बढ़ गई। मेरे अंदर टैलेंट बहुत था पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। लोगों ने मुझे नाम दिया कि ये इंट्रोवर्ट है, शाय है। 7 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक मैंने स्टैमरिंग को बहुत ज़्यादा झेला है और इसने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। और उसके बाद मैंने स्टैमरिंग को ठीक कर दिया। ना कोई स्पीच थेरेपी लिया, ना कोई दवाई ली। पर मैंने इसको ठीक कैसे कर दिया? अगर आज कोई मुझसे मिलता है और बात करता है तो उसको 0.00001% भी नहीं लगता है कि मुझे कभी बचपन में स्टैमरिंग थी और मैंने उसको ठीक कर दिया। उसे लगता है कि मैं बचपन से बहुत फ्लुएंट बोलता था, बट मेरे दोस्तों को, मेरे घर वालों को ये पता है कि मैं कैसे बात करता था। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं हाउ टू ओवरकम स्टैमरिंग, आपको लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता है, आपको इसके लिए लाइफ टाइम प्रैक्टिस लगती है। पर मैंने कैसे ठीक किया? अगर आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है या आपके किसी दोस्त को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। अगर आप सीरियसली इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं और ये सही समय नहीं है ऐसा लगता है तो वीडियो को सेव कर लो और बाद में देखना, पर इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जर्नी फ्रॉम स्टैमरिंग टू फ्लुएंसी कैसा रहा और मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक किया। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो, बट ये वर्थ वॉचिंग रहेगा उन लोगों के लिए जिनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मेरी स्टैमरिंग की शुरुआत होती है एक इलेक्ट्रिक शॉक से। जब मैं 7 साल का था मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसके बाद मेरे वर्ड फंबल होना शुरू कर देते हैं। फंबलिंग मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं स्टिल स्टेज पे बात करता हूँ, स्टेज पर स्पीचेस देता हूँ, मैं अपने क्लास का मॉनिटर हूँ और मैं अपने स्पीच को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे जब लोग मेरे फंबलिंग का मजाक उड़ाना स्टार्ट करते हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त उसको देखकर हंसते हैं, तो फिर मैं उसको लेकर थोड़ा कंसर्न फील करता हूँ। और जैसे मेरी एज बढ़ती है तो स्कूल में ही मुझे ऐसा लगता है कि जो फंबलिंग है वो मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम जैसा है। और उसके बाद जैसे ही लोग मेरे ऊपर हंसते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है और फिर मेरे माइंड में आता है सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग। और यही से मेरे स्टैमरिंग की शुरुआत होती है, जब मेरे मन में ये आता है कि अगर लोग मेरे फंबलिंग को लेकर हंसेंगे तो मैं आज के बाद बोलूँगा ही नहीं, मैं अपने शब्दों को हाइड कर लूँगा। 7वीं कक्षा से मैंने अपने शब्दों को फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया। मैं वही बोलने लगा जो मैं इजीली बोल सकता हूँ। उन सभी डिफ़िकल्ट वर्ड को मैं हाइड करने लगा, रिप्लेस करने लगा, अवॉइड करने लगा, या फिर मैं उसका सीक्वेंस बदल देता था बात करते समय। 7वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक मैं अपने माइंड में एक स्ट्रैटेजी बना के चलता था। जैसे मैं सुबह उठूंगा मैं उस स्ट्रैटेजी पे काम करता था कि मैं कैसे लोगों को अवॉइड करूं, कैसे मैं शब्दों को हाइड करूं, कैसे मैं शब्दों को रिप्लेस करूं। और फिर मेरे फिलर्स ज़्यादा आने लगे, मेरे ब्लॉकेजेस ज़्यादा बढ़ने लगे और धीरे धीरे मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि 10वीं कक्षा तक मेरा पूरा का पूरा स्पीच पैटर्न, जो पहले बहुत अच्छा था बचपन में, अब वो पूरा का पूरा बदल गया है, जिसमें ज़्यादातर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, फिलर्स आ रहे हैं, मैं शब्दों को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं लोगों को अवॉइड कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल से कॉलेज में गया तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है।
जैसे कि कॉलेज में हम जाते हैं तो आपको टीचर के सामने क्वेश्चन पूछना पड़ता है, वाइवा में बात करना पड़ता है, आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, और उन सभी में अपने शब्दों को मैं हाइड तो नहीं कर सकता, तो मुझे उसको बोलना पड़ रहा था। जहां पर मेरे एक्सप्रेशन वियर्ड आ रहे थे, मुझे ब्लॉकेजेस आ रहे थे, मेरे वर्ड्स को लेकर मेरे दोस्त मेरे ऊपर हंसने लगे थे, जिसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस और गिरता गया। मैं मेरे प्रेजेंटेशन में फेल हुआ, मैं अपने वाइवा में फेल हो रहा था, और ऐसा करते करते मेरा कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिर गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक लूजर ही हूं। और तभी मैंने ये सोचा कि मैं घर पे अच्छे से बोल लेता हूं, पर मैं बाहर अच्छे से क्यों नहीं बोल पा रहा था। मुझे तो ये बचपन से प्रॉब्लम नहीं था, अब मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों, तभी मैंने ये सोचा है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचा, तो जब मेरी एज 21 साल की थी, तब मेरे पास इंटरनेट का ज़्यादा एक्सेस नहीं था, बट फिर भी मुझे जितना समझ में आ रहा था, मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, मुझे वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। पर इस पूरे चक्कर में जब मैंने खुद को एनालाइज किया, तो मुझे एक फॉर्मूला मिला, जिस फॉर्मूला में 3 वर्ड है, और ये 3 वर्ड ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और वो फॉर्मूला है थॉट प्लस फीलिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। मैंने ये देखा कि बचपन में मुझे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम नहीं था, और इसकी शुरुआत मेरे ओवर थिंकिंग से ही होती है, मतलब कि थॉट से होती है। थॉट प्लस फीलिंग प्लस एक्शन, ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थॉट का मतलब मेरे मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ रहा था, फीलिंग का मतलब मेरे अंदर एंग्जाइटी बढ़ रहा था, और एक्शन का मतलब मेरे चेहरे पर वियर्ड एक्सप्रेशन आ रहे थे। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं बचपन से शब्दों को हाइड करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने सबसे पहला काम किया 21 साल के एज में, वो था मैं आज के बाद शब्दों को हाइड नहीं करूँगा, मैं शब्दों को फेस करूँगा, मैं शब्दों को लोगों के सामने बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैंने शुरुआत की तो मेरे कुछ वियर्ड एक्सप्रेशन बन रहे थे, मेरे ब्लॉकेजेस ज़्यादा आ रहे थे, बट स्टिल ये सबसे पहला सीक्रेट होता है अपने स्टैमरिंग को ठीक करने का, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, कि आपको शब्दों को हाइड नहीं करना है। दोस्तों, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद को पुश करना पड़ता है, एंड ट्रस्ट मी, ये काम करता है। अगर आपको स्टैमरिंग को ठीक करना है तो सबसे पहले माइंडसेट बनाओ कि आपको शब्दों को फेस करना है, आपको शब्दों को हाइड नहीं करना है। जो मैंने शुरुआत की थी, अगर आप भी करते हैं आपको फायदा होगा। तो थॉट प्लस फीलिंग प्लस एक्शन में मैंने एक्शन पे सबसे पहले फोकस किया कि मेरे हाथ में अभी इसी वक्त क्या है। क्या मैं क्लासरूम में अपना हाथ ऊपर करके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? यस। लोग क्या कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने आज इसको फेस नहीं किया तो मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, और वो मुझे पुश कर रहा था। आपको पुश करने वाला कोई नहीं आएगा, आपको ये लड़ाई खुद से ही लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए आपका पहला काम होगा आज से, शब्दों को फेस करो, हाइड मत करो। Install our forever free Speak Fluently app and learn how to overcome stammering, speech anxiety, fumbling, speaking speed or other speech issues from home with lot of free courses, tests, ebooks and practice groups. Link is in the description box. जब मैं 21 साल का था तो इंटरनेट पर ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था कि क्या प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अगर आप आज इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आपको मेरा फ्री एप्लीकेशन मिल जाता है, आपको मेरी बुक मिल जाती है, आपको मेरे ऐसे ढेरों वीडियोस मिल जाते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। उस समय कुछ नहीं था, बट उस समय मैंने ये देखा कि कुछ लोग बात कर रहे थे रीडिंग के बारे में, सिंहासन के बारे में। मैंने सबसे पहले रीडिंग से शुरुआत की, अपने प्रैक्टिस की, जहाँ पर मैंने मराठी लैंग्वेज को चूज़ किया क्योंकि मेरा मदर टंग मराठी था। और दूसरी बात दोस्तों, मैंने संस्कृत लैंग्वेज को चूज़ किया क्योंकि संस्कृत बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज था। मैं हर दिन आधा घंटा रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, और रीडिंग की प्रैक्टिस करते समय बहुत सारे लोग आपको नोटिस करते हैं, क्योंकि आप अ, आ, ई, क, ख, ग, घ ऐसे वर्ड जब बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो बच्चों का प्रैक्टिस है, आप कैसे कर रहे हैं। जब आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग सोचते हैं कि यार ये तो आप मन में भी पढ़ सकते हैं, आप बाहर क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा करने से लोग आपको नोटिस कर रहे थे, बट मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। आई डोंट केयर।
और जब मैंने रीडिंग की प्रैक्टिस करना शुरू किया, जब मैंने मिरर प्रैक्टिस करना शुरू किया, मुझे ये समझ में आने लगा कि इससे मुझे इम्प्रूवमेंट मिल रहा था प्रैक्टिस करने से। बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टिल मैं कंसिस्टेंट था, मैं डेडिकेटेड था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लोग क्या कहेंगे प्रैक्टिस के बारे में। भले ही लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, बट फिर भी मैं अपने प्रैक्टिस को कंप्लीट रेगुलर करूंगा ही करूंगा। और ये आपको भी याद रखना चाहिए कि जब आप इसकी शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की, लोगों को फेस करने की, तो आपको उसको कंसिस्टेंट रखना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, ताकि आपको वो रिजल्ट मिल सके जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि इस जर्नी में आपको भले कंटेंट बहुत मिल जाएगा आजकल, बट उसके अलावा आपको खुद को पुश करना है और इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करने की कोशिश करनी है। और इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रूट कॉजेस। जो मैंने भी गलती की है, तब मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन सी प्रैक्टिस करनी है और क्या करना है। आज मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपको इसको जल्दी ठीक करना है, तो आपको अपने स्पीच रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसको दोस्तों मैं बोलता हूं एक स्मार्ट वर्क। मैंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया, मैंने 2-2 घंटा 3-3 घंटा डेली प्रैक्टिस की है, बट आपको नहीं करना है। आपको पहले अपना रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है कि आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। और आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे, आपको बहुत सारे ढेरों सारे मेरे वीडियो मिलेंगे जहां पर मैंने हर प्रॉब्लम को लेकर, हर रूट कॉज को लेकर कैसे सॉल्व करना है वो बताया है। तो आपको एक्शन लेवल पे, थॉट फीलिंग एक्शन में, एक्शन लेवल पे जो प्रैक्टिस करोगे, वो प्रैक्टिस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद ही करना। इसके बाद मैंने काम शुरू किया मेरे फीलिंग के साथ। मेरा प्रैक्टिस रेगुलर चल रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मैं अपने रूम में जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे रूममेट मेरे ऊपर हंसते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। बट मुझे इस बात से फर्क पड़ रहा था कि अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा। और उसके बाद दोस्तों मैंने सेकंड पॉइंट पे फोकस किया, इसका नाम है फीलिंग। फीलिंग का मतलब आपका एंग्जाइटी बढ़ता है, आपका ब्रीदिंग फास्ट होता है जब आपको स्टैमरिंग जैसा फील होता है। इसके साथ मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया ब्रीदिंग मैनेजमेंट का। मैंने इसके लिए मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया, मैंने इसके लिए कुछ योगा प्रैक्टिसेस किया, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस किया जो मुझे समझ में आ रहा था इंटरनेट से। मैंने सब कुछ वो ट्राई करने की कोशिश की। आज तो मेरे पास बहुत ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो मैं अपने क्लाइंट को सिखाता हूँ। बट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपका प्रैक्टिस के साथ साथ ब्रीदिंग मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप अपने स्टैमरिंग को ऑलमोस्ट 95% तक ठीक कर सकते हो, ये मेरा आपको गारंटी है। पहले आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में आपको रूट कॉज के हिसाब से प्रैक्टिस करना है और फिर आपको ब्रीदिंग मैनेजमेंट सीखना है, जिसके लिए आप बहुत सारे एक्सरसाइजेज जैसे कि मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको वो सही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पता होने चाहिए जो हम या मैं उसको करता था। अब दोस्तों बात करते हैं फीलिंग के बाद आता है थॉट। थॉट आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है इस पूरे स्टैमरिंग में। बहुत सारे लोगों का स्टैमरिंग अपने माइंडसेट के कारण ही होता है। इवन मेरा स्टैमरिंग का प्रॉब्लम दोस्तों माइंडसेट से, ओवर थिंकिंग से ही शुरू होता है। याद कीजिए, अगर मैं बचपन में मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो शायद मेरा स्टैमरिंग इतना ना बढ़ता। शायद आपका भी स्टैमरिंग इसी के कारण बढ़ा है क्योंकि आपने ज्यादा ओवर थिंकिंग किया, लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट किया। मैंने इमीडिएटली लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया। जब मैं बाहर जा रहा था, एक्सपीरियंसेस ले रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोगों का रिएक्शन क्या आएगा। मैं ओनली एंड ओनली फोकस कर रहा था एक्शन पर, प्रैक्टिस पर, स्पीच पर। जब भी मैं अपने क्लास में एंकरिंग कर रहा था, प्रेजेंटेशन दे रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, वाइवा दे रहा था, मैं बस बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं ज्यादातर एक्शन पे फोकस कर रहा था, मैं थॉट पे फोकस नहीं कर रहा था। मैंने ओवर थिंकिंग को छोड़ दिया था, मैं सीधा पॉइंट पे आता था, मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लड़का हंस रहा है, वो लड़की हंस रही है, आई डोंट केयर। जब आप अपने थॉट को इस लेवल पर लाते हैं जहां पर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वहां पर दोस्तों चांसेस होते हैं आपके स्टैमरिंग के 99 to 100% ठीक होने के।
थॉट प्लस फीलिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। आपको थॉट पे भी काम करना है, फीलिंग पे भी काम करना है और एक्शन पे भी काम करना है। आपका जो रूट कॉज है उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, ब्रीदिंग मैनेजमेंट करेंगे और अपने थॉट को आप ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, आप एक्शन टेकर बनेंगे। ये मेरा पर्सनल सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया और आप भी शायद एग्री करेंगे इस बात से कि अगर आपको स्टैमरिंग है तो ये इसका पहला बेसिक प्रॉब्लम आपकी ओवर थिंकिंग से ही स्टार्ट हुआ होगा। जब मैं 23 साल का हुआ मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अब मेरा स्टैमरिंग खत्म हो गया है। अब मेरे अंदर ना कोई डाउट आता है, ना मेरा ब्रीदिंग चेंज हो रहा है और मैं बहुत अच्छे से बोल पा रहा हूँ। इसके बाद मैं वहाँ पे नहीं रुका, मैंने स्टेज पर बात करने की कोशिश की, मैंने एंकरिंग करने की कोशिश की और उसके बाद जब मैंने 2018 में अपना स्पीच ट्रेनिंग स्टार्ट किया, वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, मैंने उनको सिखाया कैसे ठीक करना है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनको मैंने हेल्प की उनके स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। और मैं आपको भी यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आपकी भी स्टैमरिंग ओवरकम होती है, ये ठीक होती है। बस आपको सही रास्ते पे चलना है, आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। अगर आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है तो अगर आपको मेरी पर्सनल लेवल पे हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स है, वहां पर नंबर है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं जाते जाते आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो स्पीच प्रॉब्लम है, जो स्टैमरिंग है, वो एक बस आदत है बोलने की जो आप इजीली ठीक कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, लोगों के बारे में सोचना बंद कर देना होगा और आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ और एक दिन ज़रूर आएगा जब ये 100% आपके लाइफ से चली जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपको यूजफुल लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको ये स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक से मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरा मैसेज क्लियर है और आपका लाइक मुझे ये बता रहा है कि यस आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं ऐसे नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।